एक्सपीरियंस है वीआरएफ ये इसमें एचपीसी का काम करते हुए, 3 फेस सिंगल फेस, और प्लस आप वीआरबी के प्रोजेक्ट वगैरह भी कर रहे हैं आपको? जी, तो बेसिकली वीआरपी में इतने काम नहीं, अच्छा वीआरबी वीआरपी वगैरह में हाँ काम नहीं किए। वीआरपी क्या ज्यादा एडवांस हुआ इंडिया में, बाहर कंट्री में इतना नहीं है। मैं कुवैत में था तो इतना नहीं है, नहीं है उधर क्यों नहीं है? वीआरपी नहीं है क्यों नहीं है? उधर का सब। और रूफ टॉप मैक्सिमम रूफ टॉप लगता है, चिलर लगता है। अच्छा, और क्या कारण होता है? मॉल वगैरह में, मॉल वगैरह में चिलर लग जाता है, अगर कमर्शियल ज्यादा में चिलर लगता है। और क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से कुवैत में, या जैसे सऊदी अरबिया है या ओमान वगैरह है, इधर की साइड में जो कम लगते हैं, मतलब वीआरएफ सिस्टम्स का क्या कारण हो सकता है? और दूसरा ज्यादा प्रोजेक्ट तो दुबई में है, दुबई में है ज्यादा, बीआरपी है दुबई में। तो कुवैत में इतना प्रोजेक्ट एडवांस नहीं किए। कुछ अभी अभी प्रोजेक्ट इसमें टेक्निकल चीजें आपको पता है कि क्यों नहीं ये जो चिलर्स है वहां पे, जितने भी जो चिलर्स लगते हैं रूफटॉप पे या सभी तरीके से, तो उसमें जो रेफ्रिजरेंट गैस होती है वो कौन सी यूज होती है? वही सेम है। अभी कौन नया सी? मॉडल में 410 आ गया, हम्म, नया में, पुराना सब 22 है। अच्छा अच्छा। तो अभी जो नए चिलर्स हैं उनमें 410 है सब में? 410 है सब में। चिलर्स में भी? जी, अच्छा अच्छा, ओके। नया तो कैरियर कंपनी लॉन्च किया है, योर कंपनी ने लॉन्च किया है, उसमें 410 में लॉन्च किया। किस में, वाटर कूल में या एयर कूल में? वो कूलिंग सेक्शन वाटर कूल है, कंडेंसर सेक्शन एयर कूल है। अच्छा अच्छा, एयर कूल और वाटर कूल में दोनों में उन्होंने लॉन्च किया है इसको। एक्चुअली क्या उधर होता है? बहुत बहुत कम कूलिंग टावर सेक्शन, बहुत कम है। कूलिंग टावर नहीं होता है इतना, उधर पानी का प्रॉब्लम होता है, हाँ हाँ इसके हाँ, लिए कूलिंग वाटर कूल लगता है, अच्छा एयर कूल वाले ज्यादा यूज होते हैं, कंडेंसिंग ज्यादा वाले। यूज होता है। हाँ जी, हाँ। इसमें क्या है कि जो रेफ्रिजरेंट गैस होती है ना 410, ये क्या हाई प्रेशर जी, गैस होती है। ये हाई प्रेशर जी, गैस जी, जब गर्म होती है ना, कंडेंस होती है, कंप्रेसर से कंप्रेस करने के बाद जब कंडेंसिंग के लिए हम कंडेंसर में भेजते हैं इसको, तो इसको जब नॉर्मल टेम्परेचर में, तापमान में लाने के लिए क्या है कि आउटसाइड टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है ना। दुबई का टेम्परेचर थोड़ा सा डिफरेंस है कुवैत से, है ना। तो एक्चुअली क्या है कि उसके अंदर में जो कंडेंसिंग का जो प्रोसेस है ना, वो गल्फ कंट्रीज के अंदर में R22 के लिए परफेक्ट है। इसलिए जो परफेक्ट आर है। हाँ, जो R22 से रिलेटेड जितने भी जो सिस्टम्स होते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे थ्री फेस या सेंट्रल प्लांट हो, वो R22 वाले अधिकतर यूज होते हैं। लेकिन अभी क्या है कि जैसे ये जो 410 वाले सिस्टम है, ये 45 डिग्री तक भी मैनेज कर लेते हैं कंडेंसिंग को, है ना। तो 40-45 जी, डिग्री तक भी ये मैनेज कर लेते हैं, तो अभी ये सिस्टम भी यूज होने लगे हैं। और जी, जैसे अपने क्या है कि R22 तो रेगुलर गैसेस है, रेगुलर गैस है, तो जी, इंडिया हो चाहे अब्रॉड हो, काफी जगह यूज होती है, ऑलमोस्ट सब जगह टॉप मोस्ट गैस है ये सभी, और परफेक्ट जी, गैस जी, है कंडेंसिंग के लिए। इसलिए वीआरवी जी, वीआरएफ का जो, स्पेशली अगर मैं बात करूं, इंडिया की बात करूं या फिर दूसरे जितने भी जो कंट्री है, गल्फ कंट्रीज वगैरह है, तो इन जी, सब में भी एक बेसिक चीज जो आपको मैं बताता हूँ कि वीआरवी वीआरएफ में जो सीरीज है अलग अलग, जी, सीरीज से क्या मतलब है आपका? मतलब जैसे VRV 3 हो गया, VRV 4 हो गया, VRV X हो गया, है ना। जैसे LG में मल्टी V+ है, ऐसे सीरीज है, मल्टी V+4 है, 5 है, ऐसे सीरीज है। ऐसे क्या है ना, हर कंपनी में सीरीज है अलग अलग। अब उस सीरीज में क्या होता है कि 4 तरीके के जो है ना सीरीज आती है उसमें। सीरीज से मतलब वैसे तो मॉडल अलग अलग आते हैं, हर मॉडल कंपनी का अलग अलग होता है, लेकिन कूल मूड पे कैपेसिटी के हिसाब से, कैपेसिटी के जी, हिसाब से और आउटसाइड जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से ये सारे प्रोडक्ट डिजाइन होती है। इन कंपनियों को पहले से पता होता है कि कौन से इलाके में जो है ये प्रोडक्ट बिकने वाला है ना। क्योंकि जी, हर बिजनेस ऐसे ही होता है,
जहां पर जिस तरीके के बिजनेस का स्कोप होता है उस तरीके के प्रोडक्ट लॉन्च किए जाते हैं। तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि जैसे इंडिया और दूसरे कंट्री अराउंड द वर्ल्ड, जब हम ग्लोबल तरीके से देखते हैं ना, तो हर दुनिया में हर कंट्री का क्लाइमेट अलग अलग है। अगर हम मान लो कूल मूड के सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो यूके यूएसए या स्विट्जरलैंड वगैरह या दूसरे जो कनाडा वगैरह है वहां पे हीट पंप यूज हो रहा है। अब जी ऑलमोस्ट देखा जाए तो हीट पंप के अंदर में और कूल मूड के अंदर में अंतर क्या है? जब हम बात अंतर की करते हैं तो एक कॉमन चीज हमको याद ध्यान रखना है कि एयर कंडीशनर सिस्टम के अंदर में जैसे जो जितने कंट्री है जहाँ पे प्लस टेम्परेचर रहता है, जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 15 डिग्री या 0 डिग्री से लेके -20 डिग्री हमेशा ही रहता है। कुछ कंट्री ऐसे हैं दुनिया के अंदर में, जैसे कनाडा वगैरह है, एनी टाइम वहां पे जो है यूरोप यूरोप हाँ मामले का बिल्कुल। वजह चलता है। तो क्या वहां पे क्या एयर कंडीशनर यूज नहीं होता है क्या? हर जगह हीटर थोड़ी यूज होता है। एयर कंडीशनिंग में क्या है कि जो पंप है, कंप्रेसर का काम है कंप्रेस करना, ठीक है ना। अब जी कंप्रेस करने के बाद हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट गैस का यूज जो है हम कंडेंसर में, कूलिंग कोयल में दो तरीके से यूज करते हैं। जब कंडेंसिंग होने के बाद कूलिंग कोयल में जाती है तो वो ठंडक पैदा करती है, तब तक में उसका तापमान कम हो जाता है। लेकिन जी अगर हम देखते हैं जिन एसीज के अंदर में टू मूड होता है, हीट मूड और कूल मूड, तो क्या होता है वहां पे फोर वे वाल्व होता है, ठीक है। जी कंडेंसिंग यूनिट में कंप्रेसर के बाद जो डिस्चार्ज लाइन जाती है वो फोर वे वाल्व से होने के बाद में कंडेंसर में जाती है। लेकिन जब सर्दी आती है तो हम जब हमारी एसी में कूल हीट मूड सेट करते हैं तो क्या करता है, सोलेनोइड वाल्व को पावर मिलती है पीसीबी से, वो वहां पे फोर वे वाल्व को का जो रूट कर देता है, जो कंडेंसिंग में जाने वाली रेफ्रिजरेंट गैस थी उसको वो इंडोर यूनिट में भेज देता है। तो हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट गैस जब हमारे इंडोर यूनिट में आती है तो वहां से जो ब्लोअर के माध्यम से वो हमारे को गर्म हवा देती है, हमारे हवा को सर्कुलेट करके उसको गर्म कर देती है ना। तो एक बेसिक्स बात ये हुई कि हीट कैसे काम करती है, हीट मूड कैसे काम करता है। लेकिन वीआरपी वीआरएफ की अगर अपन बात करते हैं तो वीआरपी वीआरएफ में भी सेम प्रोसेस है, उसमें कोई एडिशनल रूल नहीं जी है। मैंने हीट पंप पे काम जी किया है, मैंने हीट पंप खुद इंस्टॉलेशन किए हैं, काफी बार मूड चेंज किए हैं मैंने। तो मुझे जी पता है, प्रैक्टिकली भी पता है मुझे कि अगर हमको मान लो कुछ कंट्री ऐसे है जैसे सेशल्स है, मॉरिशस है, और इधर के जितने भी जो से कंट्री है जहाँ का तापक्रम कभी मतलब महीने में सप्ताह में 3-4 दिन बारिश होती रहती है, टेम्परेचर हमेशा 20-25-30 के बीच में रहता है। तो वहां पे क्या होता है कि कुछ महीने ऐसे आते हैं जहाँ पे या तो ज्यादा सर्दी हो जाती है 1-2 महीने के लिए, जैसे कुछ अरब खाड़ी देश ऐसे है जैसे तुर्की वगैरह है, कजाकिस्तान वगैरह है ना, उस साइड के अंदर में हम ये रसिया वगैरह, तो इस तरीके में सर्दी कभी ज्यादा होती है ना। तो उस टाइम पे हमको हीट मूड पे चलाना होता है सिस्टम को। तो जो कूल मोड पे जी सिस्टम चल रहा है ना उसको हीट पंप में कन्वर्ट करने के लिए कोई ज्यादा वो नहीं है कि भाई अगर हम इसको हीट पंप पे चलाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, या क्या इंस्टॉलेशन प्रोसेस अलग है, या गैस चार्जिंग प्रोसेस अलग है, या ये हीट। काम करता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही वो काम तो करता कुछ है। सेम काम है, पूरे वॉल तो लगा होता है, वो दोनों काम करता है। हीट मोड में काम करेगा, कूलिंग मोड में भी काम करता है, वो टेक्नोलॉजी काम करता बिल्कुल। तो है। मेरा एक सवाल है, मेरा हम्म। एक सवाल है, हाँ जो हाँ। वीआरबी वीआरएफ है, एक हम्म। कंप्रेसर रोटरी डालते हैं, दूसरा कंप्रेसर इन्वर्टर मॉडल क्यों डाला जाता रोटेरी कौन से सिस्टम में है? देखा दो आपने? कंप्रेसर है उसमें। रोटेरी किस? रोटरी रोटरी नहीं, एयर मिडी कंप्रेसर रहता है उसमें, एक इन्वर्टर कंप्रेसर रहता है, एक आलो कंप्रेसर रहता है। ये शायद पुराना मॉडल है शायद। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पुराने दोनों मॉडल सेम से इससे कंप्रेसर। कोई मतलब नहीं। हाँ देखो क्या है ना, दो कंप्रेसर जो आप बोल रहे हैं कि दो कंप्रेसर जो है, एक तो नॉन मतलब इसको आप हार्मेटिक या रोटेरी या स्क्रॉल कंप्रेसर का नाम नहीं देके सिर्फ सीधा सिंपल दो नाम दो। एक हो गया आपका जी इन्वर्टर कंप्रेसर, एक हो गया आपका नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर, है ना। तो जो इन्वर्टर। है जी ना, जो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर वो क्या करता है, वन स्पीड वन फ्रीक्वेंसी के साथ में हाई स्पीड के साथ में काम करता है, और नॉन जी इन्वर्टर लो फ्रीक्वेंसी के साथ में लो कंप्रेशन के साथ में काम करता है। अकॉर्डिंग टू हीट लोड के हिसाब से वो अप एंड डाउन अपने जो है कंप्रेस करता है रेफ्रिजरेंट गैस को, ठीक है ना। तो ये दो बेसिक अंतर होता है दोनों के अंदर में, है ना। एक तो एक ही स्पीड में काम कर रहा है,
और एक ही जी स्पीड में रेफ्रिजरेंट गैस को कंप्रेस कर रहा है। दूसरा है जो एडजस्ट कर रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, है ना। तो दोनों का अंतर इसलिए होता है क्योंकि बेसिकली जो छोटे स्तर के जो मशीन वीआरएफ होते हैं, जैसे 4 HP, 6 HP, 8 HP, इनमें तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो एक इन्वर्टर कंप्रेसर ही लगा रहता है ना, एक कंप्रेसर ही लगा रहता है। जी लेकिन जो 20 HP की मशीन है, 16 HP की मशीन है, 28 HP, 25 HP, 30 HP की मशीन है, उनमें किसी में एक में नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर लगा रहेगा, है ना। जी स्मॉल कंप्रेसर जी एक नॉन इन्वर्टर रहेगा, दो स्मॉल जो दो कंप्रेसर और है या एक और है वो इन्वर्टर रहेगा। तो इसका इन्वर्टर रहता कारण है। ये होता है कि मान लीजिए जब हीट लोड जब ज्यादा होता है, जब फुल हीट लोड रहता है, तो उस टाइम में जो हमारे एयर कंडीशनर सिस्टम को ज्यादा कूलिंग चाहिए, जितने इंडोर सारे एक साथ चल रहे हैं, तो कूलिंग की जो लोड है वो क्षमता ज्यादा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो दोनों कंप्रेसर, इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर, दोनों एक साथ काम करते हैं। जब एक साथ काम जी करते सर। हैं तो कूलिंग ज्यादा प्रोड्यूस होती है। लेकिन जैसे ही जी टेम्परेचर जी मेंटेन होता है, जैसे ही टेम्परेचर मेंटेन होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है, जो हाई स्पीड जी में रेफ्रिजरेंट गैस को डिस्चार्ज करा, उसको वो स्टॉप हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि जो मेंटेन करता है, जैसे क्या मेंटेन करता है, जैसे मान लीजिए हमको 22 टेम्परेचर चाहिए था अराउंड एवरेज, अब 30 टेम्परेचर था जब हमने सिस्टम चलाया था, अब हो गया 22। जी अब सब जगह का 22 बाईस हो गया, तो अब क्या करेगा कि अब 22 से जैसे कभी मान लो कि किसी रूम में 23 चला जाता है या 24 चला जाता है, कोई भी दरवाजा खिड़की या एटमॉस्फेयर के हिसाब से, तो कितना डिग्री मैनेज करना है, 1-2 डिग्री मैनेज करना है ना, वापस उस लेवल पे 22 पे लाने के लिए। तो उस कंडीशन में जी नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर काम नहीं करता है, उस कंडीशन में सिर्फ बंद हो। इन्वर्टर कंप्रेसर चलता रहता है। नॉन इन्वर्टर उस टाइम बंद हो जाता है। हाँ, वो बंद हो जाता है। उसके बाद सिर्फ हाँ, इन्वर्टर कंप्रेसर चलता रहता है, जो उस चीज को मैनेज करता है। हम हाँ बिल्कुल, उसको मैनेज करता रहता है, टेम्परेचर को मैनेज करता रहता है। इस दरमियान कभी कभार भी क्या होता है कि जैसे 10 इंडोर यूनिट लगे हुए हैं, जी कोई 5 टन का, कोई 2 टन का, कोई 3 टन का, कोई 7 टन का FCOH कुछ भी लगा हुआ है, उसमें मान लीजिए हम कोई भी 2 या 3 ऐसी यूज करना चाह रहे हैं इंडोर यूनिट्स, तो जी उस टाइम पे क्या जी होता है कि हीट लोड को कैलकुलेट कर लेता है, कोई भी सिस्टम किसी भी कंपनी का हो, हम यहाँ जी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहे, तो वो क्या करते हैं फिर उसके हिसाब से कमांड देते हैं, तो उसके हिसाब से फिर वो जब स्टार्ट होंगे तब तो दोनों एक साथ स्टार्ट होंगे, लेकिन जैसे ही जी उस उनका जो लेवल बैठेगा कूलिंग कैपेसिटी का, वो स्टॉप हो जाएगा जो नॉन इन्वर्टर है। उसके बाद इन्वर्टर हम्म कंप्रेसर अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम करता रहेगा। तो चाहे मास्टर यूनिट हो चाहे स्लेव यूनिट हो, जहाँ कैपेसिटी 50 HP की हो, चाहे 80 HP की हो, चाहे 100 HP की हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हर एक जैसे हम्म मास्टर यूनिट है, उसके बाद स्लेव है, उसके बाद स्लेव है, और सबकी कैपेसिटी इंगेस्ट है ना। हम्म तो उसमें सब में भी इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर लगे हुए हैं। तो अब हमको हम्म ये देखना है कि क्या सभी नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर भी सारे काम करेंगे या इन्वर्टर सारे एक साथ काम करेंगे। तो जब हम चलाएंगे सिस्टम को, ऑन जी करेंगे, तो उस कंडीशन में सारे चलेंगे एक बार। उसके बाद हम्म जैसे ये टेम्परेचर हीट लोड पे कंट्रोल करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली देखो आपको पता है सेंसर लगे हुए रहते हैं, है ना। जी सेंसर लगे रहते हैं, तो सब चीजें उसके हिसाब से जो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है वो बंद हो जाएंगे, और इन्वर्टर कंप्रेसर है जो अपनी स्पीड में काम करते हैं। जो आपने जी बताया चिलर्स की बात में, चिलर्स भी अभी क्या है, पहले भी चिल्लर वगैरह के अंदर में वीआरएफ के जितने पुराने प्रोजेक्ट है, जो 15 साल 20 साल पुराने जो प्रोजेक्ट हैं, जो चिल्लर प्लांट से 25-30 साल पुराने प्रोजेक्ट हैं, उनमें क्या है कि जब आप पूरे मान लीजिए कोई होटल है, उसमें 50 या 100 रूम्स हैं। अब 100 रूम में हम्म मान लो यूज में आने वाले 20 रूम या 25 रूम हैं, जो अभी मान लो कस्टमर के हिसाब से, या 30 रूम है जो मैनेजमेंट के हिसाब से यूज में आ रहे हैं। बाकी के जो है यूजेस नहीं आ रहे, है ना। जो मान लो जी बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे तो 200 रूम भी होते हैं, 400 भी होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, तो उन पे ऐसा होता है। बड़े बड़े कॉलेजेस वगैरह होते हैं या यूनिवर्सिटीज वगैरह होती है, तो उसमें क्या होता है कि जब आप पूरे सिस्टम को जब स्टार्ट करते हो, तो प्लांट तो पूरा ही स्टार्ट होता है, और वो जी भी 1 स्पीड में काम करते थे पुराने वाले, है ना। जी तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है, जो बिजली की खपत है, वो बहुत ज्यादा होती थी, बिल आते थे लाखों के अंदर में।
अब इतना तो रेवेन्यू नहीं आता है, किसी होटल का बिल आ रहे हैं लाखों के अंदर में, तो फिर तो टेंशन होती है ना कि यार इतना सारा बिल आ रहा है यार, जितना तो कस्टमर नहीं आ रहा है, तो परेशान है। और परेशान कौन जी है? जी आज के समय में इंडिया के जितने भी 3 स्टार 4 स्टार होटल्स है, जितने भी 3 स्टार 4 स्टार होटल्स है, 5 स्टार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 5 स्टार वाले ऑन द स्पॉट काम करते हैं, वो ऐसे सोचते नहीं कि यार जेब में पैसा है या नहीं क्योंकि उनका तो इंटरनेशनल ग्रुप्स होते हैं। और थ्री जी स्टार 4 स्टार वाले मालिक होते हैं, उनके बहुत सारे लोन्स चलते रहते हैं, तो उनको दिक्कत होती है क्योंकि वो नया इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाते हैं। इतना जो पहले से फैला हुआ है चिल्ला प्लांट्स का, उसको क्या करेंगे वो? इतना सारा मटेरियल कहाँ डालेंगे वो, किसको बेचेंगे, या फिर उसका रेवेन्यू क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? तो उस कंडीशन में क्या है कि ऑलमोस्ट बहुत सारे होटल्स वाले, बहुत सारे क्या बोलूं मैं, जिनके भी चिल्लर प्लांट्स लगे हैं, 75% 80% लोग परेशान हैं। वो जी ये चाहते हैं कि ये पूरा जो हमारा सिस्टम है ये सेंट्रलाइज हो जाए, जी जी है ना, सेंट्रलाइज हो जी जाए, वीआरबी वीआरएफ लग जाए इनमें। तो वीआरबी वीआरएफ लग जाने से क्या होगा कि जितनी जरूरत होगी उनको, उतना ही वो कूलिंग प्रोड्यूस करेंगे, उतने हिसाब से बिल आएगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी उस हिसाब से ही आएगा। तो मैंने काफी होटल्स, मेरा होटल हॉस्पिटल्स पे रिसोर्ट्स का है, इसका ट्रबल शूटिंग का काम रहता है, 3 फेज सिस्टम सारा सब कुछ। तो मैंने ये चीज नोट जी किया कि ऑलमोस्ट कस्टमर अभी इसी मूड में है सारे, चाहे हॉस्पिटल्स हो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, सब इसी मूड में है कि आप एक अच्छा सा कोटेशन दे दो उन्हें, तो डेफिनेटली वो इसको एक्सेप्ट करेंगे और काम होगा इस पे। तो इसमें क्या है कि जैसे जो पुराने जितने भी जो चिल्लर प्लांट्स वगैरह हैं, जिसके अंदर में जी ज्यादा हो रहा है, तो इसमें अभी जितने भी जो नया मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, जितने भी चिल्लर्स, चाहे वो एयर कूल हो चाहे वाटर कूल, सारे के सारे इन्वर्टर कंप्रेसर लग रहे हैं, सबके सब जी इन्वर्टर कंप्रेसर लग रहे हैं। और अब तो जी जी वो भी गया, वो जमाना भी गया जब प्लांट रूम लगाना पड़ता था, बहुत बड़ा प्लांट रूम है, ये सारी चीजें हैं। अब वो भी तो जो 5 साल में, आने वाले 5 साल के अंदर में आपको न्यू किसी भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर में आपको प्लांट रूम नजर नहीं आएंगे। आने वाले 5 साल के अंदर में, चाहे इंडिया हो चाहे अब्रोड हो चाहे दुनिया कोई सा देश हो, प्लांट रूम जैसे बड़े बड़े प्लांट रूम पहले रहते थे ना अपन चिल्लर वाले, ये सब चाहे एयरकूल के लिए हो चाहे वो सब खत्म होने वाले हैं हम, क्योंकि अभी जो वीआरबी वीआरएफ सिस्टम्स हैं इन्होंने, हाँ जी, चिल्लर सेक्शन में क्या है, जगह बहुत लेता है, जगह उसको बहुत चाहिए, पंप सेक्शन चाहिए, चिल्लर आउटडोर चाहिए, एचयू चाहिए, तो उसके लिए जगह बहुत चाहिए। 1000 स्क्वायर फुट में लगाएगा तो 500 स्क्वायर फुट एसी वाला ले लेते हाँ बिल्कुल लेगा। और हैं, सिस्टम अभी होता है क्या है कि सारा। हाँ बताइए। मेरे में एक सवाल है, हम्म, सपोज हमारे हम लोग को बीआरबी सीरीज में लगाए, अपनों को 4 यूनिट लगाए, कोई हम्म, भी सेक्शन में इंडोर में कि आउटडोर में कोई भी सेक्शन में एक लीक आ गया, हम लोग को वॉल हम्म। बंद करके उसका गैस रिलीज करके उसको लीक लगा सकता है ना, पूरा गैस रिलीज करना है पूरा सिस्टम का। देखो जितना कैपेसिटी आउटडोर की उतना तो आप उसमें स्टोरेज कर सकते हैं, लेकिन पहली बात तो यह है कि आपको कैसे पता पड़ेगा कि लीकेज है? लीकेज मालूम पड़ गया, लीकेज फाउंड आउट कर दिए, इंडोर में लीकेज है कि सपोज आउटडोर में लीकेज है, हम नहीं लोग तो क्या है सीरीज में लीकेज से लगा मेरा देते मतलब, मेरी बात सुनो, सिस्टम में इतना इंडोर इंडोर यूनिट का कोई कूलिंग कोई लीकेज है या वेल्डिंग में वाई ब्रांच है या जॉइंट्स है, जी तो एक अलग ऑप्शन है कि अपने पास में वाई ब्रांच वगैरह या कहीं जॉइंट में लीकेज है। एक जी मैकेनिकल लीकेज अपने इंडोर यूनिट के अंदर में या कंडेंसिंग यूनिट में हो सकता है, उसकी बात अपन हो यहाँ जाता पे नहीं करें, है ना, हो भी जाता है जी लेकिन बात कर रहे हैं अपन। तो अगर मान लीजिए हमारे कंडेंसर में हमारा जो सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर में अगर गैस का जो है, जैसे 8 बार गैस रहती है 410 में, है ना, 110 जी 120 की एक से गैस रहती है। अब उसमें से मान लो 50 हो गई या 70 जी 80 हो गई, तो तब आपको लगेगा कि यार तो सिस्टम ही काम नहीं करेगा, पहले बात तो ये है। तो उस कंडीशन जी जी में आप पंप डाउन कैसे करोगे? पंप डाउन भी तो करना रहेगा, अगर स्टोरेज करना है आपको तो पंप डाउन करना रहेगा सिस्टम के अंदर में। तो पंप डाउन की जो सेटिंग कंपनी की जी अलग अलग होती है, सेटिंग्स होती है, और हर कंपनी की अलग अलग होती है। जब जी पंप डाउन हो जाएगा तो ऑटो डिटेक्ट होके वो वाल बंद कर देगा, है ना, सिस्टम को ऑफ कर देगा, जैसे ऑटो गैस चार्ज करते हैं, जब सिस्टम में गैस एक फ्लो में हो जाता है तो ऑटो कट कर देता है, वैसे ही इसमें भी वैक्यूम जब अपन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो जितनी आउटडोर की कैपेसिटी है, 10 केजी है या 8 केजी है या 15 केजी गैस है, जितना भी वो स्टोर कर सकते हैं, स्लेव यूनिट मास्टर यूनिट जितने भी है,
जितना वो स्टोर कर सकते हैं स्टोरेज में आ जाएगा। उसके बाद आपको जो सेक्शन लाइन है और डिस्चार्ज लाइन है और प्लस जो चार्जिंग लाइन है और प्लस एडिशनल गैस चार्ज की जो ऑटो गैस चार्ज करने की लाइन है वो सारी की सारी बंद कर देनी है अपने एलएनजी से, सबको बंद कर देना। बंद कर देने के बाद में जो लाइन में गैस है डिस्चार्ज और सेक्शन की जो लाइंस है वो गैस को रिलीज कर देना है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, वापस एयर टाइट करना है। एक बार गैस कम से कम 30-32 बार गैस आपको डालना है वापस सिस्टम के अंदर में। आउटडोर के वाल्व तो बंद रहेंगे, सिर्फ आपके जहां पे लीकेज चेक करने हैं आपको वहां लीकेज एक बार प्रॉपर्ली सारे चेक कर लीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर कहीं एक जगह लीकेज आया है, जो भी जिसने भी रेफ्रिजरेंट पाइपिंग किया है तो उसकी मतलब लापरवाही की वजह से लीकेज आया है, ठीक है ना, तो उसकी लापरवाही की वजह से लीकेज आया तो हो सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह भी कोई माइनर लीकेज हो जो इन फ्यूचर में दिक्कत दे सकता हो। तो ये कोशिश करना चाहिए कि वहां पे फाइंड आउट हो गया एक जगह कि हाँ भाई यहीं लीकेज था। उसके बाद में भी एक बार और क्या करना चाहिए कि उसको होल्ड कर देना चाहिए प्रेशर को थोड़ा। उस लीकेज को रिपेयर करने के बाद में प्रेशर 24 आवर्स के लिए वापस 30-35 बार एक बार होल्ड कर देना चाहिए। होल्ड करने के बाद देखना चाहिए कि कोई 5 psi या 10 psi या 2-3-5 psi कम तो ड्रॉप नहीं हुआ है। अगर इतना सा ड्रॉप हुआ है तो कहीं ना कहीं और लीकेज है, तो उसको भी अपने को वाइब्रेंट्स वगैरह या जॉइंट्स हैं वो उसको एक बार चेक करना चाहिए कि काम में क्या है क्या नहीं। इंसुलेशन तो उतरेगा लेकिन काम प्रोफेशनल होगा। हमने एक बार कोल्ड स्टोरेज लगाया था राफेल्स होटल में, तो उसके अंदर में क्या कोल्ड स्टोरेज में जब हम प्रेस करके जाते थे तो डेली है ना 2 psi या 3 psi कम हो जाता था, ड्रॉप हो जाता था 2-3 psi। हमने 4 दिन तक रेगुलर चेक किए कि ड्रॉप क्यों हो रहा, कहाँ से हो रहा, क्योंकि 2-3 psi पे कोई ध्यान नहीं देता है, आपको पता है। कोई बोलता है वाल से हो गया होगा, कोई बोलता है गैस से हो गया होगा, 2-5 psi तो कोई इतना कोई ध्यान नहीं देते, लेकिन ये सीरियस मैटर होता है। तो हमारा सिर्फ 2 पॉइंट डाउन होता था तो हमने सारे इंस्टॉलेशन वापस निकाल दिए। किसी भी वेल्डिंग्स के अंदर में कोई भी लीकेजेस नहीं थे, सारे वेल्डिंग चेक कर लिए। लेकिन जो हमारा फैन कोइल यूनिट था कोल्ड स्टोरेज का, उसकी जो डिस्चार्ज लाइन थी उस पे जो अपना क्वार्टर वाला लगता है ना फ्लेयर नट, उसके अंदर में मतलब ऐसा लीकेज था जो 5 मिनट के अंदर में फिर जाके एक हल्का सा बबल्स बनाता था। 5 मिनट 10 मिनट में जाके एक हल्का सा बबल्स, जो मतलब उसका वेट करते रहो कि ये बबल्स कब बनेगा, तब इतना सीरियसली ऐसे अपन ड्रॉप करेंगे ना वाटर तो कुछ नहीं दिखेगा, जैसे कुछ लीकेज नहीं है। लेकिन जब 5 मिनट तक उसके सामने रहेंगे अपन तो पता चलेगा कि एक हल्का सा बबल्स बना है यहाँ पे। तो ये पता चला कि इसके अंदर में लीकेज है, वो इस वजह से ये ड्रॉप हो रहा है। 24 घंटा में 2 psi कम होगा तो ऐसे बबल्स है। हाँ, फिर उसके बाद में हाँ फिर उसके बाद में सारी गैस को रिलीज किया और गैस को रिलीज करने के बाद में जो है वापस उसका लिखे फ्लेयर बनाया और उसको टाइट किया। लेकिन कोल्ड स्टोरेज का काम भी थोड़ा है ना क्रिटिकल काम है। कोल्ड स्टोरेज की काम में क्या होता है, एडिशनल जो गैस स्टोरेज रहते हैं ना उसमें जब अपन नाइट्रोजन प्रेशर डालते हैं ना तो उसकी गैस को रिलीज नहीं कर पाते लोग बाग। जो नए लोग होते हैं उनको पता नहीं होता कि कोल्ड स्टोरेज के अंदर में प्रेशर टेस्ट कैसे करते हैं, या फिर गैस चार्ज आप 404 कर रहे हो। जो बड़े कोल्ड स्टोरेज की बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज की नहीं कर रहा हूँ, तो उनको पता नहीं होता है कि भाई या तो क्योंकि पता ही रहता है, लेकिन अगर फिर भी पता नहीं होता तो कभी कभार क्या होता है कि नाइट्रोजन भी स्टोर हो जाती है, उसके साथ में 410 गैस और डाल देते हैं लोग। क्योंकि लोगों को तो यही पता होता है कि सिस्टम से गैस निकालने के लिए सेक्शन डिस्चार्ज वाले वाली खोलना है या जो चार्जिंग पॉइंट है वो खोलना था, लेकिन उसमें एडिशनल गैस स्टोरेज रहते हैं। उसके अंदर में भी मतलब राइट और लेफ्ट बहुत सारी सेटिंग्स ऐसी होती है, तब जाके वो उस स्टोरेज में से गैस निकलती है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी और बताइए, और कोई क्वेश्चन हो आपके तो अपन क्लियर करते हैं उसको। वो जो हम लोग को लीक रिपेयर करती है तो उसमें जो गैस चार्ज किस में करना है, मास्टर में ना स्लिड में ना पूरा में से पूरा गैस चार्ज कौन सा मशीन में करना, मास्टर से करना? देखो इसमें 2 चीजें हैं, मैं अगर आपको बताता हूँ तो 2 चीजें। मान लीजिए अब आपने जब स्लेव यूनिट या मास्टर यूनिट में जो एडिशनल जब आप वापस लीकेज रिपेयर कर दिया आपने, अब गैस चार्ज आपको करना है
तो आउटडोर की यूनिट में जो गैस है, पहले तो आप प्रॉपर काम करना है। प्रॉपर से मेरा मतलब है लीकेज टेस्ट करके, प्रेशर टेस्ट, वैक्यूम वगैरह सब करना है। उसके बाद गैस छोड़ देना है वापस सिस्टम पे। गैस छोड़ने के बाद में अब आपके पास में ऑटो गैस चार्ज का ऑप्शन रहता है, ठीक है। ऑटो गैस चार्ज का ऑप्शन या तो रहता है या नहीं रहता है, दो चीजें। जी ये आप करना ही जी नहीं चाहते हो, ये एक तीसरा ऑप्शन है, ठीक है जी ना। अपने बहुत सारे लोग होते हैं जिनके जो सोचते हैं अपन तो डायरेक्ट ही करेंगे, वही पीएसआई वगैरह बाहर देख के और डायरेक्ट गैस डालेंगे, है ना। तो जब जी लेवल आ जाएगा, हाँ 110 पीएसआई 120 पीएसआई हो गया, उस टाइम में ओके। डाला बंद कर देंगे, है ना। तो एक तो ये ऑप्शन है, और एक ऑप्शन है कि जिसमें हम सिलेंडर अपने चार्जिंग पोर्ट से लगा देते हैं ऑटो गैस चार्ज के लिए, और सिस्टम में ऑटो गैस चार्ज का जो सेटिंग्स है वो कर देते हैं, तो सिस्टम ऑटोमेटिक गैस रिसीव करता है और ऑटोमेटिक उसको स्टॉप कर देता है जब उसके अंदर में गैस कंप्लीट हो जाती है। तो आप कैसा गैस स्टार्ट करना चाहते हैं? सपोज मैं ऑटो गैस चार्ज करेगा, वो कौन सा मशीन से? मास्टर से ना स्लिप वन मास्टर से स्लिप ही टू होगा वो स्लिप? तो, मास्टर से ही होगा वो। सब मास्टर से होता पूरा सेटिंग मास्टर से ही होगा। है। वो स्लिप वन स्लिप टू का कोई काम नहीं उसमें? नहीं काम है, गैस चार्ज लेकिन होता है, नहीं, वो ऑटो मोड में काम करेंगे। वो पायलट वो तो सब अपना ऑटोमेटिक। मास्टर यूनिट हुआ, वो उसको मैनेज करेगा, उसको कमांड देगा, उसको सेक्शन कराएगा, उसको डिस्चार्ज कराएगा, उसको सर्कुलेट करेगा। हर कमांड मास्टर यूनिट से जाएगी, उसके अंदर में कोई सेटिंग नहीं इसके करना लिए, है, कुछ भी सेटिंग नहीं हाँ, करना है। इसके लिए मास्टर यूनिट बना गया। हम लोग को जो काम हाँ करना है, मास्टर से फॉल्ट मालूम करना है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मास्टर से सेटिंग करना है, मास्टर बिल्कुल, से गैस चार्ज करना है। हाँ मेन हाँ बिल्कुल, मेन में कौन मास्टर? हाँ बिल्कुल मास्टर से ही करना है सब काम। स्लेव यूनिट को हाँ कुछ भी नहीं करना है अपने को, उसको तो बस ये है कि जो अपन ने जो पोर्ट बंद किए थे ना सेक्शन डिस्चार्ज के लिए जी, इनके सबके, वो गैस रिलीज कर देना है। और वायरिंग अगर हटा रखा था तो वायरिंग वापस सेम टू सेम कर देना है। मान लो अगर अपन ने काम कर रहे हैं तो पावर सप्लाई कभी कभार अपन हटा देते हैं, मतलब जी मेन पावर सप्लाई को बंद कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल की से रिलेटेड कोई चीजें मान लो कोई हो जाए कर जाए, है ना। कोई गलती से सिस्टम को स्टार्ट कर दे, इस हिसाब से तो पावर हम्म, सप्लाई के कनेक्शन से ये हो हटे हुए तो उसको वापस कर देना है। और फिर हम्म, एक बार सर्विस जरूर करना है आउटडोर यूनिट्स का। जब अपन वापस जी गैस चार्ज करते हैं तो आउटडोर यूनिट का सर्विस करना है, सर्विस करने के बाद में फिर गैस चार्ज करना है। तो इससे क्या अपनी जो गैस चार्ज होगी ना वो बहुत अच्छे से होगी। जी जी। वो ऑटो मोड में उसको जितना चाहिए वो उतना लेता है, ज्यादा नहीं हाँ लेता है। हाँ, और इसमें घबराने वाली बात नहीं है। मतलब क्या है, ऑटो गैस चार्ज में लोगों को ये लगता है कि यार अगर अपन ऑटो गैस चार्ज कर रहे हैं उसमें प्रोग्रामिंग करना हमको आता नहीं है, पहली बात तो ये है। जी समझ में नहीं आएगा कि यार आता ही नहीं है, हम या हमको तो डर लगता है। मान लो ऐसा लगता है जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर में हाथ डाल रहे हैं, पीसीबी में जी सेटिंग जी। करने में भी ऐसा महसूस होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। वो हम्म, तो अपना फंक्शन है जो उनको उसके अंदर में डालना पड़ेगा। सेटिंग जो है अपने को जी करना है वो करना पड़ेगा, तो उसमें कोई डिफिकल्ट तो है नहीं। अपने पास में भाई ऑटो गैस चार्ज करने का हर कंपनी का वो है अपने पास में। एक सिस्टम है। हाँ सिस्टम है। और मैंने आपको ई बुक्स वगैरह दिए होंगे ना, कुछ कंपनियों के ई बुक्स वगैरह दिए होंगे। तो हाँ वो जो ई बुक्स है ना, जैसे डेक्कन है, सैमसंग जी है, Hitachi है, तो हर कंपनी का उसमें सेटिंग्स लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो है। क्या है, जी टेस्ट ऑपरेशन से रिलेटेड, एड्रेसिंग से रिलेटेड, ऑटो गैस चार्ज से रिलेटेड, वैक्यूम से रिलेटेड, कोई भी किसी भी तरीके का सेटिंग्स हो, सब कुछ उसमें ई बुक्स हम्म, वगैरह में मेंशन कर रखा है मैंने। तो उसमें इंग्लिश में है सब कुछ, लेकिन जी जी अगर मान लो इंग्लिश की चीजें तो इंग्लिश में रहेगी, हिंदी में तो रहेगी नहीं। लेकिन अगर जी कंसल्टेशन करना हो किसी भी तरीके से कि यार इस सर इस कंपनी का सिस्टम है, इसमें मुझे ये एड्रेसिंग करना है, ऑटो गैस चार्ज करना है, या इस सिस्टम को स्टार्ट करना है, या इसका वायरिंग करना है, इसका कुछ भी करना है, तो आपको समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं अपन कि भाई ये बात है, जी। इसके अंदर में ये करना है। जैसे हम्म, बहुत सारे जो है ना कंपनियां हैं, वो ऑटो गैस चार्ज का जी ऑप्शन के अंदर में ऑटो चार्ज का रखती नहीं है। वो आप मैनुअली जी गैस चार्ज करना होता है। जी अब जब मैनुअल गैस चार्ज करते हैं तो इसके अंदर में क्या होता है कि दो चीजें होती है। जब ट्रबल शूटिंग करते हैं हम, आपने बोला हमने जी लीकेज रिपेयर किया, लीकेज रिपेयर करने के बाद में अब दोबारा गैस चार्ज करना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले इस सिस्टम में कितना गैस था, टोटल गैस कितना जी था जी इसके अंदर में। उसमें से जी अभी जो स्टोरेज आपने किया है आउटडोर यूनिट के अंदर में, उसमें कितनी गैस है ना। जी अब एडिशनल गैस चार्ज हम्म, करने का आपके पास एक तो ये हिसाब आ जाता है। दूसरा हिसाब ये आ जाता है कि जब आप मान लो अगर मैनुअल गैस चार्ज कर रहे हो,
तो जब तक जी हाई प्रेशर और लो प्रेशर स्विच काम नहीं करेंगे तो सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा। लो प्रेशर स्विच कब काम करेगा, जब उतना रेफ्रिजरेंट गैस का फ्लो उसको मिलेगा। तो उस 30 कंडीशन में, प्लस हो हाँ यस बिल्कुल, तो उस कंडीशन में जी आप क्या करोगे, उस कंडीशन में आप ये करोगे कि डायरेक्टली गैस को रिलीज करोगे एक बार। जी मतलब जैसे अपन गैस खोलते हैं ना बिना सिस्टम को स्टार्ट किए हुए पाइप में, फिर अब जी अपना कुछ गैस चार्ज किया, उसमें कुछ प्रेशर आया, फिर सिस्टम को स्टार्ट किया, फिर छोड़ा, फिर तो जैसे ही फ्लो जाएगा ऑटोमेटिक लो प्रेशर स्विच ऑन होगा, स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये कुछ चीज समझ में आई आपको मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे ही करते हैं ना हम। जी जी, ऐसे करते हाँ, हैं। इस तरीके से भी करने का सिस्टम है। बाकी तो जैसे ही लो प्रेशर, बहुत सारे सिस्टम ऐसे भी होते हैं, जैसे पैकेज एसी है। अब पैकेज एसी जी के अंदर में अगर आपने गैस चार्ज किया, जब तक कि लो प्रेशर स्विच, मान लो कभी कभार हम पैकेज एसी के अंदर में काम कर रहे हैं, आप भी गल्फ में काम किए होंगे, तो आपने देखा लो प्रेशर स्विच जो कंप्रेसर का कॉन्टेक्टर है, जो जी कंप्रेसर का कॉन्टेक्टर है उसको आप डायरेक्ट कर देते हो। जो उसका जी A1A2 है, A1A2 जब तक उसको मिलेगा नहीं, कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा। A1A2 कहाँ से मिलेगा, हाई प्रेशर और लो प्रेशर स्विच से। वो प्रेशर जब, डायरेक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाता है। हाँ, और हाई चार्ज कंप्लीट हो प्रेशर जाता तो है तो फिर उसको वापस कॉन्ट्रैक्टर। लगा देते हो, है ना। जितना हाँ वोल्ट वो कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करने के लिए चाहिए, मान लो 24 वोल्ट चाहिए, 230 वोल्ट चाहिए, तो 230 वोल्ट आप डायरेक्ट दे देते हो ट्रांसफॉर्मर या रिले से, है ना। और उसके बाद में उसको डायरेक्ट चला देते हो कुछ समय के लिए, जब तक कि गेज चार्ज हो जाता है आपका। जब गेज चार्ज आपका लो फिनिश हो जाता है तो सेम वायरिंग आप वापस कर देते हो। लो प्रेशर स्विच डायरेक्ट कर देगा तो सिस्टम चालू हो गया। सिस्टम हाँ चलेगा, वही उस टाइम में हम गैस चार्ज कर देते हैं। हाँ, तो ऐसा आपको वीआरबी वीआरएफ में तो हो नहीं सकता है आपका, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर तो होता नहीं है। पता नहीं इन्वर्टर मॉडल में नहीं, वो जनरल नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर में कॉन्ट्रैक्टर है, इन्वर्टर में कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। तो इसके अंदर में, उधर से दिखाएगी। हाँ, तो इसके अंदर में क्या है, जैसे कि अगर हम कुछ भी कास्तानी तो इसमें कर नहीं सकते हैं, कुछ भी इस तरीके की जो हरकत है ना अपन कर नहीं सकते हैं। पूरा जी काम प्रोफेशनली करना चाहिए, जिसमें ऑटो गैस चार्ज नहीं होते हैं। इस तरीके के सिस्टम ना के बराबर होते हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ना के बराबर ऐसे सिस्टम होते हैं। ऑलमोस्ट 95% या 90-80% जो वीआरबी वीआरएफ कंपनीज है वो ऑटो गैस चार्ज का प्रोसेस इसके अंदर में रखती है, जी। तो उसमें हो जाता है। और बताइए। और एक चीज है, अपना पास 100 हम्म इंडोर है। 100 हम्म इंडोर है, एक बड़ा 100 इंडोर है। उसमें कौन सा इंडोर खराब है हमें किधर मालूम पड़ेगा? क्या 100 फ्लैट घूमते रहेंगे? 100 रूम हम लोग को घूमने के लिए तो बहुत काफी टाइम जाएगा। हमें मालूम कैसे पड़ेगा ये रूम में ये इंडोर खराब है? सपोज कस्टमर कंप्लेंट नहीं दी है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा? देखो कोई है एरर, मास्टर में? मेरी बात सुनो, बहुत आसान और इजी, आप इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, इतना जी आसान है। लोगों को ये क्वेश्चंस कब लगते हैं पता है, जब वो जानते नहीं है। जी जब उनको लगता है ना, जब जानते नहीं है कि यार इतना सारी चीजों को हम कैसे मैनेज करेंगे या कैसे होता होगा, वो क्वेश्चन घूमते रहते हैं जब तक उसको पता नहीं होता है। एक्चुअली कोई जी भी इंडोर यूनिट हमको क्या देता है, एयर फ्लो देता है ना। एयर फ्लो देता है। उसके अलावा और क्या देता है? नहीं, बस एयर फ्लो उसका काम। है ना, एयर कूलिंग फ्लो देता सेक्शन, है। हाँ, कूलिंग सिस्टम तो कंप्रेसर करता है। बिल्कुल ये सही है। बस एयर है फैन ना, मोटर चलता है बस। अब किसी भी तरीके का अगर एरर कोड हमारे सिस्टम में आता है, वीआरबी या जी वीआरवी या वीआरएफ सिस्टम में, तो एक कॉमन कोड आता है, और कॉमन कोड की वजह से पूरा सिस्टम काम नहीं करता है। तो एक बंद होएगा तो पूरा नहीं चलेगा। हाँ, मान लो कोई भी एक एरर कोड आ गया, तो जितने भी जो इंडोर यूनिट्स हैं आउटडोर यूनिट्स हैं वो काम नहीं करेंगे, कोई नहीं चलेगा। कोई भी नहीं चलेगा। अगर कोई भी हाँ, एरर कोड आता है तो नहीं चलेगा। लेकिन जब हम, हमारे जो मतलब सर्विस मैनुअल है, हमारा जो मेन, जो हम मेंटेनेंस के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले ये देखना है थर्मोस्टेट के अंदर में और मास्टर यूनिट में एरर कोड कौन सा आ रहा है। जी वो एरर कोड को फाइंड आउट करना है कि इसका क्या रीजन है। वो जी आउटडोर से रिलेटेड है, वो स्लेव यूनिट से रिलेटेड है, वो मास्टर यूनिट से रिलेटेड है, या फिर जितने जो इंडोर यूनिट्स है उनसे रिलेटेड है, क्योंकि बहुत आसान है। अब आसान क्या जी है कि जब तक हमको एरर कोड पता नहीं होगा तब तक तो डिफिकल्ट लगेगा कि इतने सारे कंपनीज हैं, इतने सारे जी एरर कोड्स हैं। अगर मैं बात करूं वीआरबी सिर्फ डेकन कंपनी की, तो डेकन कंपनी के कम से कम 200 एरर कोड है। अब हर जी आदमी याद रखेगा नहीं उसको, क्योंकि वीआरबी 3 के अलग है, और जी 4 के अलग है, एक्स के अलग है, जो सीरीज है उसके हिसाब से भी अलग अलग है। 6 HP की मशीन के अलग है,
छोटे मशीन्स के अलग हैं, बड़े मशीन्स के अलग हैं, वैसे हर कंपनी के जो एरर कोड्स हैं एलजी के अलग है, हर कंपनी का अलग अलग है। तो ये सब चीजें कैसे पॉसिबल होगा कि हम ऑन द स्पॉट चेक कर लें कि भाई हमारे सामने एरर कोड आया और हम फटाफट उसको चेक कर लें। तो उसका एक समाधान मैंने बनाया, लेकिन लोगों को अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ई बुक्स कर रहा हूँ कितने टाइम से, कुछ समझ में, उस ई बुक्स में सारी कंपनियों के एरर कोड्स हैं। मैं देखा हाँ सारे बस सिर्फ कंपनी सीधा, वो बस इतना ये देखो, सुनो ऐसा सुनो तो सही, मैं बता रहा हूँ। जब हमको इशारा मिलता है, भाई मेरी बात सुनो, जब हमको एक बार इशारा मिल जाता है कि कान में दर्द है या गले में दर्द है या नाक में दर्द है, उसके बाद तो उसको इलाज करना तो हमको आता है ना, अपन टेक्नीशियन है, वो है है, नहीं? वो एक्सपीरियंस से ही काम करेगा। हाँ, तो अब एरर कोड तो इतना ही बताएगा भाई इसका मतलब क्या है। अब वो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इसका मतलब क्या है, तो अपन पूछ सकते हैं। और दूसरी बात हाँ, है, काम एरर किया। कोड का ही ढूंढने, देखो क्या होता है, गूगल है ना, गूगल जो गूगल है, उस पे अगर हम कोई भी एरर कोड डालते हैं ना कि इसका मतलब क्या होता है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे सर्च आ जाते हैं हमारे पास में। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसका मतलब ये है या इसका मतलब ये है या इसका मतलब ये, क्योंकि एक एरर कोड के चार चार पांच पांच मतलब होते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बाद में कंफ्यूज हो जाता है टेक्नीशियन कि यार ये करूँ वो एक करूँ क्या करूँ। एक मिनट, मेरे साथ क्या हुआ परसों परसों क्या है, वोल्टास का इन्वर्टर मॉडल है। हाँ वोल्टास का इन्वर्टर मॉडल में आया कौन हाँ सा आया, एक एफ एफ आया उसमें, E4 आया शायद, हम्म नहीं नहीं हम्म E4 आया। E4 गूगल में दिखाता है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन वायर प्रॉब्लम हो, सप्लाई प्रॉब्लम हो, ये सारे कुछ कर लिए। कम्युनिकेशन वायर चेंज किया, कम्युनिकेशन वोल्टेज चेक किया, फिर भी 3 मिनट 4 मिनट के बाद दिखा देगा एरो पे। अच्छा अच्छा। है जो लिखता है वो 100% है करके नहीं है, उसका आसपास रहता है फॉल्ट, सुल्तान, वही है मॉर्निंग, करके कैसे हो आप? जी। अपने स्टूडेंट और साथ में जुड़े उसमें हैं क्या मिर्जा करते हैं, सुल्तान जी, एक मिनट इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, आवाज आ रही है आपको? मिर्जा जी आपको आवाज आ रही है? उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप मुझे बता रहे थे कि आप कंफर्म नहीं हो पा रहे थे किसका जो है एक्चुअली, जो जो है गूगल में कौन सा गया वाला है, कोड है। जो गूगल में गया वो तो कंफर्म नहीं हो पाया। गूगल में 2-3 दिन गया, फिर क्या क्या मैं बोला इधर किधर फॉल्ट रहेगा, उसका आस पास क्या है, चला एयर 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 सेंसर में चेंज किया, एयर फ्लो सेंसर चेंज किया, एक सेंसर चेंज कर दिया, चेंज करके बैठा, चल हुआ। उसी दिन से फिर ये वो फॉल्ट नहीं आया। जो जो बीआरएफ में जो गूगल बताएगा वो 100% है ना, उसका आसपास रहता है फॉल्ट। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि ये कौन डालता है, गूगल पे कौन डालता है? गूगल पे गूगल नहीं वो डालता कंपनी, है ना? नहीं नहीं, कंपनी वाला कंपनी था। वाला नहीं डालता है। कंपनी वाला तो तो क्या है कि कंपनी का एक सर्विस मैनुअल होता है, ठीक है ना? उस सर्विस मैनुअल जी को वो प्रोफेशनली अपने जो सर्विस इंजीनियर या कमीशनिंग इंजीनियर होते हैं या कंपनी के जो सर्विस सेंटर होते हैं उनको ट्रेनिंग देता है या उनसे ही बात करता है उसके बारे में। लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस वाले हैं या जितने भी कोच हैं या ट्रेनर्स हैं या फिर जो कंटेंट राइटर है, वो सारे लोग जो है जी ना, वो डालते हैं इन सब चीजों को, ठीक है ना? जी जी बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियां, जैसे अपने इंडिया में तो इतना है नहीं, लेकिन जो बाहर की कंपनियां, बाहर के जो लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो डाल देते हैं। जी उनका खुद की अपने ब्लॉगिंग्स रहते हैं। जैसे अब मैं हूँ, मैं एक एक एरर कोड को अगर कंटेंट वाइज लिख के अगर मैं गूगल पे उसको डालता हूँ, तो जब भी कोई सर्च करेगा जी तो वो भी नजर आएगा, है ना? जैसे अभी हमने, अगर कोई यूट्यूब पे सर्च करेगा तो अपने वीडियोस आते हैं, वैसे वो सर्च आएगा। तो उसमें सबकी अपनी एक राय रहती है, ठीक है ना? तो उसमें एक राय रहती है, सबकी अपनी एक राय रहती है, लेकिन अपने को चलना है कंपनी के सर्विस मैनुअल के हिसाब से। जो कंपनी की जो कंपनी का जो एरर कोड्स है उसके हिसाब से उनको चल रहा है कि कंपनी ने क्या बताया है, कंपनी का क्या मतलब है।
हमको उसको फॉलो करना है। तो वो सब चीजें अपने को काम मिलेगी। हमको जिस भी कंपनी का हम काम कर रहे हैं उस कंपनी का जो प्रॉपर जो है सर्विस मैनुअल हमारे पास अगर मान लो किसी प्रोजेक्ट पे नहीं है, क्योंकि क्या होता है लोग इंस्टॉलेशन करने के बाद में अपने साथ में लेके चले जाते हैं, ये कंपनी को जमा करा देते हैं, जो कंस्ट्रक्शन जो मतलब लगाने वाली कंपनी है। तो जब हम ट्रबल शूटिंग के लिए जाते हैं तो वो चीज हमारे हाथ में नहीं होती है, फिर हम इधर उधर से देख के काम करते हैं, है ना। तो वो थोड़ा सा जी जी अनप्रोफेशनल होता है, उसमें डिले होता है, और काम भी 100% होता है कि नहीं होता, उसमें भी कोई मतलब कि कुछ 100% अपन नहीं कह सकते कि ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें डिले होता है। जी हाँ जी जी, सुल्तान जी आपकी आवाज आया था मुझे, जी और अपन और अभी जो बात कर रहे हैं वो थोड़ा क्वेश्चन आंसर ट्रबल शूटिंग पे बात कर रहे हैं। और वीआरवी वीआरएफ की जो एरर कोड्स होते हैं, किस तरीके से उनको ढूंढना है, फॉल्ट फाइंडिंग करना है, उससे रिलेटेड हो रहा है, तो अपन बात करेंगे अभी। तो मैंने आपको बोला कि जो इन्वर्टर जो छोटे स्तर की जो एसी है, मतलब जो डोमेस्टिक एसी है, एक दो टन वाले छोटे एसी हैं, एक डक्टेबल दो है या फिर कैसेट है या टावर है या फिर स्प्लिट एसी है, तो उनसे रिलेटेड भी एरर कोड्स है ना। कुछ तो कंपनियों के जो कंपनियां रहती है उनके इलेक्ट्रिकल पैनल के पास में ही लिखे रहते हैं, या उनके जो आउटडोर यूज के पैनल जो रहता है कवर उस पर लिखे रहते हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो हमको इन चीजों के बारे में थोड़ा सा गूगल रिसर्च करते ही है, लेकिन प्रोफेशनली इसके साथ में एक सर्विस मैनुअल भी अपने सही पास है। में होना चाहिए, तो डेफिनेटली। और देखो क्या होता है, अभी सर्दी है, इतना काम का लोड तो है नहीं, तो इन सर्दियों के अंदर में आदमी सही ये तो है। सोच सकता नहीं है चलो मेरे सामने एलजी का आ रहा है, या फिर वोल्टास का आ रहा है, या किसी भी कंपनी का आ रहा है, चाहे ब्लू स्टार का हो, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट हो, तो हमको उसके बारे में थोड़ा सीखना चाहिए। देखो सीखने से तो नॉलेज गेन होगा, पर वो कोई घाटा तो देगा नहीं, और अपना तो काम ही सीखने का है। ऐसा तो ये नहीं कि नहीं यार मेरे को 20 साल हो गए, मेरे को 15 साल हो गए, मेरे को क्या जरूरत है। भाई आपको एक नहीं नहीं प्रोजेक्ट में 15 साल हो गए होंगे या एक कंपनी में 15 साल हो गए होंगे तो वो बात अलग है, लेकिन ये ऐसा काम है जहाँ पे मैंने एक बात बताया आपको कि यहाँ पे मल्टीपल एरर कोड्स रहते हैं, हर कंपनी के अलग अलग एरर का ट्रबल शूटिंग्स, माना कि इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर के कॉमन्स होते होंगे तो उससे थोड़ा समझ में आ जाता है कि हमको, या चिलर प्लांट बहुत सारा टेक्नोलॉजी है। कोई भी इस मामले में ये नहीं कह सकता कि मैं सुपीरियर हूँ, या मैं भी नहीं कह सकता हूँ कि मैं सुपीरियर हूँ या मुझे सब कुछ आता है या मैं बहुत ज्यादा जानता हूँ। बस हाँ इतना है कि मैं जितना भी जानता हूँ उस पर बिलीव हमारे करता से हूँ। ज्यादा। हाँ, जी इतना थोड़ा विश्वास हमें करता हूँ। दो चार लोग को समझ सकता है, दो चार लोग को नॉलेज दे सकते हैं। हाँ ये बिल्कुल। टेक्नोलॉजी हाँ। हर दिन चेंज होता है। 25 साल हम्म, पहले, मैं तो बहुत साल हो गया फील्ड में, 25 साल पहले कोई भी चिलर पे जाए, यर्क कैरियर ट्रेन, सबका मैनुअल मैनुअल कंट्रोल है। रिले कॉन्ट्रैक्टर लग गया, चिलर कंट्रोल बन गया, जिसको वो लगाना आता है वो चिलर टेक्नीशियन है। अभी नहीं है, अभी सब माइक्रो प्रोसेस है। हम्म। अभी ट्रेनिंग ट्रेनिंग नहीं है, काम नहीं है। ट्रेनिंग है तो आपका पास जॉब है, आपका पास ट्रेनिंग नहीं है, आपको कोई कंपनी काम पे नहीं रखेगा। हाँ जी मिर्जा जी, सुल्तान जी बताइए, आपको आवाज आ रही है अभी या नहीं आ रही है? आपका माइक ऑफ है, आपका माइक ऑन करिए। माइक ऑफ है आपका माइक। वो उसमें आपका जो फोन है ना या आपका लैपटॉप है उस पे जो माइक का ऑप्शन पे जाओगे ना, आप मूड लिखा हुआ रहता है और ऑन ऑफ का रहता है, उसको ऑन करिए आप। हाँ अभी ऑन हो गया होगा। आप कल भी आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आपको अपना हेडफोन, ये जो लीड है ना आपकी, इसका सेटिंग है आपके जो इसमें सिस्टम में करना रहेगा। इसमें एक ऑप्शन रहता है सेम एज ए सिस्टम, सेम एज ए सिस्टम, ऐसे करना है अपने को। उससे इसमें सिलेक्शन ऑप्शन भी रहते हैं लेकिन उस पर नहीं जाना है, सिर्फ सेम एज ए सिस्टम करना है तो वो उसमें काम करेगा। एक है ना, आप ये अपना लीड है ना ये निकाल दो, आप लाउड स्पीकर पे डायरेक्ट रखो इसको, देखो आवाज आ रही है क्या आपको, या आपकी आवाज मुझे आ रही है क्या? हटा दो इसको, लीड को। अभी आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ हेलो। हाँ आ रही है, आ रही हाँ है। हाँ, तो आप ऐसे ही ट्रेनिंग कर लो, इसको भी हटा दो साइड में, दूसरी आप फिर चेक करना आराम से, तो अपने इस पे समझ में आ जाएगा ना। ठीक है चलो। अच्छा, तो अभी आप बम्बई से है, कहाँ बम्बई में है, कहाँ से है? बॉम्बे से, गोरेगांव से। गोरेगांव, अच्छा अच्छा। ओके राइट। तो अभी चल रहा है आपका काम, साइट पे जा रहे हो? आ, सर अभी तो मतलब आप पर्सनली कर रहे हैं सर? अच्छा अच्छा।
चलो अच्छा है। तो अभी कोई आप भी बोल रहे थे आपको कुछ ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड बात करनी थी। हाँ, बात तो करनी थी सर, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बात करनी थी सर मुझे। तो कल आप सुबह ना अपन 7:30 बजे 8 बजे जब स्टार्ट करेंगे ना, हाँ, तो जैसे आज सत्यजीत जी ने बहुत सारे इनके भी डाउट्स थे तो अपन बात किए थे कल वापिस अपन। देखो क्या है ना, कंटेंट पे अभी जो ट्रेनिंग है ना, मैं वीडियो बना दूंगा आपको। जो सिलेबस है ना हाँ, अपना 90-60 डेज का जो सिलेबस है वीआरएफ का, उस पे तो क्या है कि मैं खुद ही वीडियो बना के उस पे कंटेंट डाल के वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन जो क्वेश्चन आंसर है ना वो अपन अपनी लिव क्लासों में क्लियर कर लेंगे, क्योंकि कंटेंट पे क्या टाइम लगता है, तो मुझे उस पे बात करने से ज्यादा है कि बेहतरीन मैं उसको समझाऊं। समझ रहे हो ना एक एक चीज को। और बाकी जैसे जब आपने कुछ भी देखा समझा और आपको समझ में आ रहा है या कोई भी क्वेश्चन आंसर आपके दिमाग में रह रहा है, तो अपन अपन लिव क्लासों के अंदर में क्लियर कर सकते हैं उसको। और उसके बाद तो कोई ज्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है समझने के लिए, है ना। सत्यजीत जी आज आपकी आपके क्वेश्चन चलना दीजिए, आप बताइए वो क्वेश्चन बताइए आपके। नहीं, अच्छा फिर ट्राई करके फिर कल के लिए क्लास लेगा आपका मंडे से थर्सडे तक ना फ्राइडे तक। मैं क्या बस मंगलवार का ही रहता है, स्पेशली संडे का भी इतना वो कोई नहीं है, संडे का भी रहता है। आजकल क्या मैं थोड़ा अभी कोई प्रोजेक्ट पे लगा हुआ हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का काम चल रहा है। जी जी। उस वजह से तो क्या है कि अभी जो वीडियो अपन जूम से कर रहे हैं और जी बाकी यूट्यूब पे डाल रहे हैं, वो सब चीजें फिर नहीं होगा 10-15 दिन बाद में। उसके बाद मेरा पर्सनल हाँ, सॉफ्टवेयर होगा, उस पे सारे काम होंगे। यूट्यूब जी पे जी। भी कुछ मैं वीडियो डालता आपका रहूंगा मैं, लेकिन ऐसे नहीं जैसे अभी जो अपन डाल देते हैं। हाँ मैं आपका वीडियो वीडियो बहुत देखा है, मैं यूट्यूब में देखा है बहुत वीडियो है क्लास में। अच्छा अच्छा लगा इसके लिए मैं ज्वाइन किया। हाँ, मैं अभी क्या है, अभी तो पहले मैं थोड़ा 1 साल से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रहा हूँ, 1 साल हो गया। 1 साल में बहुत जी जी। सारी थोड़ा समस्याएं दिक्कतें बीमारी बीमारी के ही करके बहुत 1 साल बहुत परेशान रहा, पिछला 1 साल बहुत ज्यादा परेशान रहा। लेकिन अब धीरे धीरे चीजें, देखो नया स्टार्टअप होता है तो आपको पता है कि होती है समस्याएं तो आती है। आज तक ऐसा कोई काम नहीं है जिसके अंदर में शुरुआत में दिक्कत नहीं आती है, तो धीरे जी धीरे जी जी। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपन कल है ना 8 बजे वाली क्लास, 8 बजे अपन इसको शुरू करते हैं और रेगुलर रखते हैं, है ना। 8 से 9 बजे तक सही टाइम है, सुबह सुबह रेडी करके हाँ हाँ फिर जॉब पे बिल्कुल निकल बिल्कुल। जाना। हाँ बिल्कुल। तो अभी मैंने एक वीडियो कल अपलोड किया था यूट्यूब पे, कल शाम को रात को अपलोड किया था मैंने, कि जो 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं जब कोई भी हम सिस्टम कोई वीआरबी वाला प्रोजेक्ट जब स्टार्ट करते हैं, तो वो 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, उनके बारे में हमको पता होना चाहिए कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो उसको पहले से ही हमारे दिमाग में रख के चलना चाहिए। तो उस वीडियो को देखा क्या आपने? नहीं नहीं नहीं, कल कल अपलोड किए नहीं दिखा, आज रात को दिखेगा अभी। मैं रात या को फ्री होता है देखता चलो ठीक है ना, उसको जरूर देखना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं। और उसके अलावा जो मैंने स्टार्टिंग में पहले जो सीरीज है उसके बारे में, टाइप्स ऑफ वीआरबी और वीआरएफ के बारे में बताया था, वो तो देखा था आपने, हूँ। जी जी। है ना। तो ये कंप्लीट दोनों के बारे किया। में मैं और आपसे डिस्कशन कर लूंगा कल। और बाकी जो है अपन क्या है कि वीआरबी वीआरएफ प्रोजेक्ट पे क्या होता है, काम तो मिलने को आपको कोई बोल देगा कि इतने एचपी की मशीन लगा दोगे क्या, इतने एचपी का काम ये कर दोगे क्या, लेकिन आपका वो दिल तो करता है, आपका दिमाग करता है काम करने के लिए, लेकिन जब बात करना नहीं नहीं आता है ना भाई, जैसे अभी नहीं। मैंने आपको बोला कि चलो 50 200 एचपी या 500 एचपी की मशीन है, आपको भी काम मिलता होगा मुंबई में, आपके पास में भी काम आते जी होंगे, तो आप भी सोचते हैं कि यार अब हम शुरुआत कहाँ से करें, या किस तरीके से अगला जो हमारा डीलर है जो हमको काम दे रहा है, या जो भी हमको जी कंपनी काम दे रही, तो हम उससे कैसे बात करें या कैसे उससे शुरुआत करें। क्योंकि अकॉर्डिंग टू नॉलेज ही हमको, क्योंकि जब तक हमको नॉलेज नहीं कि हमको कोई काम देगा नहीं। अगर हम एक अच्छे ड्राइवर नहीं है तो कोई हमको गाड़ी देगा क्या? नहीं देगा। वो भी नहीं देगा। तो डेफिनेटली हमको नॉलेज होना चाहिए, हर कंपनी के सिस्टम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो डेकन कंपनी हो, सैमसंग जी हो, ब्लू स्टार हो, वोल्टास हो, हर कंपनी के वीआरएफ सिस्टम या वीआरवी सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए स्टार्टिंग से लेके। मतलब स्टार्टिंग से मेरा मतलब जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है ना, जब बिल्डिंग जी बनता है कंस्ट्रक्शन होता है, उस टाइम से हमको नॉलेज होना चाहिए कि हमारा क्या काम है। हम बिजनेस ओनर है जी तो हमारा क्या काम है,
हम सुपरवाइजर है या इंजीनियर है या प्रोजेक्ट मैनेजर, तो हमारा काम क्या है, हमारा रोल क्या है, तो उस हिसाब से आपकी बात और कम्युनिकेशन होगी, और डेफिनेटली आप उस मामले उस ट्रेनिंग को, उस जो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली आप करोगे। और वैसे तो मैं हमेशा आपके साथ में हूँ, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, भगवान की कृपा से आपको हमेशा सपोर्ट मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आउट ऑफ इंडिया से है, मतलब जब ट्रबल शूटिंग के लिए जाते हैं, यूके से भी मेरे स्टूडेंट है, जब ट्रबल शूटिंग के लिए जाते हैं उनको कोई दिक्कत आता है तो बात करते हैं। जो मेरे स्टूडेंट नहीं है वो भी बात करते हैं, जब कभी ट्रबल शूटिंग होता है या टेस्ट ऑपरेशन कुछ भी दिक्कत होता है तो भी बात करते हैं। तो जितना पॉसिबल होता है तो अपन उनको सजेशन देते हैं। सर जो कल थोड़ा एरिया कैलकुलेशन का हिसाब में बताइए। हीट कैलकुलेशंस का वीआरवीआरएफ सिस्टम जैसे लगाने के हिसाब से जी लगाना, अभी क्या अभी प्रोजेक्ट आता है मेरे पास, एक एमआरआई मशीन का आया था, उसका हाँ 2200 स्क्वायर फुट का एरिया कैलकुलेशन, वो पूछ रहे थे क्या लगाना से अच्छा है, कितने लगाए गए, ये सब डिस्कशन हो रहा था। मैं एक दिया था पैकेज यूनिट का सिस्टम दिया था, मैं मेरे को ज्यादा पैकेज यूनिट में नॉलेज है, मैं उसका मेरी बात सुनो, कैलकुलेशन। जब आपने देखा कि कितना स्क्वायर फीट बताया 2200, अगर स्प्लिट एसी लगते हैं या डक्टेबल यूनिट्स लगते हैं तो कितने टन के लग जाते हैं, टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाती है? उसमें 4 टन का मशीन लगेगा कैलकुलेशन का हिसाब। 4 टन का लगता है तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाती है सारे एरिया को मिला के? पूरा एरिया उसका 2200 स्क्वायर फुट। नहीं तो कितना कैपेसिटी हो जाता, मैं ये कह रहा हूँ। क्योंकि देखो क्या होता है ना, हीट कैलकुलेशन एरिया के हिसाब से नहीं होता है, कभी भी एरिया के हिसाब से नहीं होता है, यूजेस क्या है उसके हिसाब से होता है कि आप उसका यूज क्या कर रहे हो। क्या आप ऑफिस पर्पस यूज कर रहे हो या फिर आप कॉमर्शियल पर्पस यूज कर रहे हो, या फिर आप पर्पस क्या है आपका, हीट लोड कितना किस हिसाब से रहेगा, कितना सीएफएम चाहिए, उसके हिसाब से सारी चीजें कैलकुलेट होगी और उसके हिसाब से सारी चीजें लगेगी। और उसके हिसाब से फिर टनेज को हम देखेंगे किलोवाट में टोटल लोड कितना आ रहा है, फिर कुछ एचपी में कन्वर्ट करेंगे, उसके हिसाब से कितने टोटल एचपी मशीन आ रही है, उसके हिसाब से 2-5 एचपी या 1-2 एचपी की मशीन की कैपेसिटी से थोड़ा हायर, जैसे मान लो 15 एचपी तक का लोड आ रहा है अपने पास में, तो अपन 20 एचपी की मशीन लगाएंगे। इस हिसाब से थोड़ा सा बुरा एक कैलकुलेशन होके ये होता है। ठीक है, कल अपन इस पे डिस्कशन करेंगे जरूर, है ना? ओके सर, थैंक यू, ओके ब्रदर, ओके ब्रदर।